मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। हमारे देश का जो काला धन स्विस बैंकों में या विदेशी बैंकों में है, वो काला धन वापिस आ सकता है और उसको लाने के 2-3 रास्ते हैं, मगर इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसको लाने के लिए हमको क्रांति का रास्ता अपनाना पड़ेगा, एक आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। पहले भी देश में काफ़ी क्रांतियाँ हुई हैं, हरित क्रांति हुई है, श्वेत क्रांति हुई है। 1966-67 में हरित क्रांति हुई थी, उसमें उसके संस्थापक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, क्योंकि उन्हें उस क्रांति का उद्देश्य मात्र इतना ही था कि जो कृषि की उत्पादन जो तकनीक है उसको सुधारना था और उस उत्पादन में वृद्धि करना था। क्योंकि उस वक्त जो है अंग्रेजी राज के अंदर, अंग्रेजी शासन के अंदर जो है अनाज है उसका, अनाज की जो अर्थव्यवस्था है उसका शोषण जो है एक तरफा संबद्ध बन करके रह गया था। अंग्रेजों ने जैसा चाहा वैसे उसका शोषण किया किसानों के द्वारा पैदा किए गए अनाज का। तो उस समय की ये जो क्रांतियाँ थी उनका मकसद अलग था। हरित क्रांति कृषि के उत्पादन के लिए, या जो अनाज की अर्थव्यवस्था का जो शोषण अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था उसके खिलाफ था। कुछ क्रांतियाँ हुई जो धर्म को बचाने के लिए क्रांतियाँ हुई, क्योंकि उस समय जो ना धर्म का विनाश हो रहा था। मगर आज जो ये क्रांति है इसकी ज़रूरत है कि आज राजनीतिक बदलाव करना, क्योंकि आज राजनीति का पतन हो रहा है। उस वक्त धर्म का पतन हो रहा था और अंग्रेजों के द्वारा अनाज की अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा था। मगर आज देश के अंदर कुशासन की वजह से एक राजनीतिक पतन आ गया है और आज एक राजनीतिक पतन हो रहा है। तो राजनीति को एक सही दिशा देने के लिए, राजनीतिक गंदगी को साफ करने के लिए अभी फिर से एक ही क्रांति करनी होगी। और उस काले धन को लाने के लिए 2-3 रास्ते हैं कि हम क्रांति का रास्ता अपनाएंगे। जो दल, जितने भी दल हैं, वो अगर हमारे साथ नहीं आएंगे काला धन को लाने के लिए और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, तो हम उन सभी दलों का राजनीतिक बहिष्कार करेंगे। पूरा देश मिलकर के उन सभी दलों का राजनीतिक बहिष्कार करेंगे। और वो जो दल हमारे साथ आएगा हम मान लेंगे कि ईमानदार है, और जो दल हमारे साथ नहीं आएगा उनका पूरी तरह से राजनीतिक बहिष्कार करेंगे, उनको किसी को वोट नहीं देंगे। अब वोट नहीं देंगे तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार इसलिए बनेगी हम एक राजनीतिक क्रांति का रिश्ता अपनाएंगे और हम अपने ईमानदार और वफादार लोगों को सिलेक्ट करके संसद में भेजेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके, और उनको कहेंगे कि वो एक प्रस्ताव पास करें और प्रस्ताव पास करके एक बिल बनाएं। और वो बिल बनाएं कि जो हमारे देश का जो काला धन स्विस बैंकों में या विदेशी बैंकों में, उस धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का एक बिल पास हो। और जैसे ही देश के इस काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का बिल पास होगा, तुरंत वो जो काला धन है हमारे देश के अंदर आ जाएगा। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति को रख सके। ऐसा कानून में एक प्रावधान है। तो इस काले धन को हम राष्ट्र की संपत्ति घोषित करके हम वापस ला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस काम में सक्सेस नहीं होते तो हम सुप्रीम कोर्ट में केस डालकर भी इस काले धन को ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस डालकर के भी हम इस काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करवाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को दिलवा के भी इसको ला सकते हैं। क्योंकि पहले भी एक हमारे देश में घोटाला हुआ था, यूरिया घोटाला 133 करोड़ का। जब 133 करोड़ का यूरिया घोटाला हुआ, वहाँ उस वक्त भी यही परिस्थिति आई थी और सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश पास हुआ था और उस काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके कानून बना था उस धन के लिए। और वो 133 करोड़ रुपया जो काला धन है वो हमारे देश के अंदर आया था। तो जब यूरिया घोटाले का 133 करोड़ रुपया, 133 लाख करोड़ रुपया जो भारत में आ सकता है, तो कोयला घोटाले का पैसा भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का पैसा भी आ सकता है, कॉमनवेल्थ घोटाले का पैसा भी आ सकता है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का पैसा भी आ सकता है, जीप घोटाले का पैसा भी आ सकता है, साइकिल आयात घोटाले का पैसा भी आ सकता है। जितने भी प्रकार के घोटाले इस देश में 75 सालों में हुए हैं, इन सभी घोटालों का पैसा देश में वापस आ सकता है। और जो 110 लाख करोड़ रुपए के जो इतना बड़ा अमाउंट हमारा स्विस बैंकों में या और छोटे छोटे देशों के बैंकों में अंदर जो रखा हुआ है, वो हम राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके इसको देश में ला सकते हैं। और इस धन को देश में ला करके
हम देश की गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं, बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं, भूखमरी को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि उस काले धन से 110 लाख करोड़ का जो काला धन जो आएगा विदेशों से, उससे हम गाँव के अंदर एक एक गाँव में कम से कम 100 उद्योग स्थापित कर सकते हैं। जो आज गांव के जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो गांव को छोड़ करके बड़े शहरों में आते हैं नौकरी करने के लिए और यहाँ झुग्गियाँ डाल करके रहने लगते हैं, और दुनिया भर की झुग्गियों की तादाद जो बढ़ा रहे हैं, कोई सड़कों में सो रहा, कोई झुग्गियों में सो रहा, कोई प्लेटफॉर्म पे सो रहा, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बहुत विकास हो सकता है उस 110 लाख करोड़ रुपये से। तो हम इस माध्यम से लाएंगे। तीसरा एक तरीका और, हम दादागिरी से भी पैसा ला सकते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक छोटा सा, एक हमारे एक राज्य से भी छोटा है। अगर हमारे एक राज्य के लोग भी जाकर के पीट के भी लाएंगे, वो तभी वो हम काला धन ला सकते हैं। लेकिन हम इस तरीके से नहीं, हम कानून के रास्ते से लाएंगे, या फिर हम संसद में काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का बिल पास करवा के लाएंगे, और इस प्रकार से हम इस देश के काले धन को देश में वापस ला सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां नहीं लाएंगे। एक बार बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था काले धन के खिलाफ, पूरी सरकार हिल गई थी। सरकार के उस समय के प्रधानमंत्री ने बाबा रामदेव को फ़ोन किया था कि हमको टाइम चाहिए। उस समय बाबा रामदेव ने कहा था, हम आपको अनिश्चित काल का टाइम तो नहीं दे सकते, महीना, 2 महीना, 2-4 महीने का हम टाइम दे सकते हैं। मगर वो स्थिति फिर बनी नहीं, वैसे की वैसे वो स्थिति डामाडोल हो गई। मगर आज फिर जो है ना, ये क्रांति करके हम इस चीज़ को बहाल कर सकते हैं, इस चीज़ों को ला सकते हैं। और क्रांति करके हम खाली काला धन ही नहीं ला सकते हैं, हम क्रांति करके ये जो अंग्रेजों की जो 75-76 साल से बनाई हुई जो व्यवस्था है, उसको हम पूरी तरह से बदल सकते हैं। अंग्रेजों की बनाई हुई कानून व्यवस्था को बदल सकते हैं, अंग्रेजों की बनाई हुई शिक्षा व्यवस्था को बदल सकते हैं, अंग्रेजों का लागू किए कर प्रणाली को बदल सकते हैं। क्योंकि 76 साल हो गया देश को। उस समय जो अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया था, जो नीतियां बनाई थी, वो ऐसे कैसे आज भी चल रहे हैं। उसके अंदर कहीं भी कोमा पुलिस भी आज की सरकारों ने बदला नहीं, चेंज नहीं किया। और इतना आसान नहीं है, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना इतना आसान नहीं है। और कोई भी सरकार इसको लाना चाहे तो भी नहीं ला सकती, क्योंकि मजबूरी है उन सरकारों की। क्योंकि उस सरकार में जो लोग बैठे हैं, उस सरकार में जो अफसर बैठे हैं, उन्हीं का वो धन है जो विदेशों के बैंकों में रखा हुआ है। तो काला धन लाएंगे कैसे? अमेरिका का राष्ट्रपति बना था बैरक ओबामा। बैरक ओबामा एक ऐसा राष्ट्रपति था अमेरिका के अंदर जो काला व्यक्ति पहली बार अमेरिका में राष्ट्रपति बना था। क्योंकि वहाँ पे काले लोगों का जो बहुमत है वो 15% है, और गोरे लोगों का बहुमत है वो 85% है। तो राष्ट्रपति बनने का कोई सपना ही नहीं देख सकते थे, बहुत नामुमकिन था। मगर बैरक ओबामा ने राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका की पूरी जनता को यह आश्वासन दिया, उनसे वादा किया, अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं देश का जितना भी काला धन स्विस बैंकों में या दूसरे देशों के बैंक में वो ले आऊँगा। इसलिए बैरक ओबामा के ऊपर अमेरिका की जनता ने विश्वास किया, और बैरक ओबामा को अमेरिका की जनता ने इतने बहुमत से विजय कराया। आज तक अमेरिका के राजनीतिक जीवन काल में, पूरे राजनीतिक सफर के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो। इतने बहुमत से कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका का आज तक जीता नहीं। और जीतने के बाद में 15 दिन बाद ही बैरक ओबामा ने अपनी कार्रवाई शुरू की, और जितना भी उनके विदेशी बैंकों में जो उनका धन था, लगभग 4.5 करोड़ डॉलर के, अरब डॉलर के आसपास का उनका धन था। वो सारा का सारा धन जो था वो अमेरिका में लेकर आए, और उनमें 4490 अकाउंट थे। वो सारे के सारे अमेरिका के नेता और अमेरिका के अधिकारी थे। उन सब का काला धन बैरक ओबामा अमेरिका में लाया, और उसने अपना वादा पूरा किया। ऐसे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी वादा कर रखा भारत की जनता से कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो काला धन लाऊंगा। लेकिन आज 10 साल हो गए हम भारत का प्रधानमंत्री बने हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन क्यों नहीं काला धन नहीं ला सके ये मैं नहीं बता सकता, इतनी गहराई में तो मैं नहीं जा सकता। क्योंकि, और मुझे लगता है कि संभव नहीं है। क्यों? वो अमेरिका है, ये भारत है। भारत में भ्रष्टाचार इस कदर है, अगर कोई भ्रष्टाचारियों पे अगर अंकुश लगाना चाहे, नकेल कसना चाहे, वो या तो राजनीति से उसको बेदखल कर देते हैं या उसको मरवा देते हैं। एक प्रधानमंत्री हमारे वो तो बहुत ईमानदार लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कुछ नीतियों पे, कुछ गांधी जी की नीतियों पे, हमारे क्रांतिकारियों की नीतियों पे काम करने की कोशिश की। एक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी थे, जिन्होंने विदेशी कंपनी को बहिष्कार किया और स्वदेशी को अपनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी चलने दी। और लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद समझौते के दौरान में धोखे से जहर दे के मरवा दिया गया।
अगर आज नरेंद्र मोदी जी भी काले धन को लाना चाहें या कुछ करना चाहें तो इतने दुश्मन हैं वो नरेंद्र मोदी जी का कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारी इतने मजबूत हैं हमारे भारत के अंदर, उनकी जड़ें इतनी मजबूत है, वो इतने पावरफुल हो चुके हैं उस काले धन से जिसकी कोई हद नहीं। तो उसको लाने के लिए सरकारों को बहुत मुश्किल है, लेकिन नागरिक ला सकते हैं। जब भारत के नागरिक की क्रांति करके, हरित क्रांति करके, जब अंग्रेजों की नीतियों से अनाज की अर्थव्यवस्था को मुक्त करा सकते हैं, उस तकनीकी व्यवस्था को लागू करवा सकते हैं, बाकी की क्रांतियां कर सकते हैं, तो आज हम राजनीतिक क्रांति करके काले धन को भी ला सकते हैं, अंग्रेजों की बनाई शासन व्यवस्था को भी खत्म करवा सकते हैं, अंग्रेजों की लागू की शिक्षा व्यवस्था को भी खत्म कर सकते हैं, अंग्रेजों की लागू की हुई कर प्रणाली को भी बंद कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता कर सकती है, राजनीतिक पार्टियां नहीं करेंगी। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का सभी का एक ही एजेंडा होता है, एक ही मुद्दा होता है, एक विचारधारा होती है। कोई कितना भी ईमानदार बन के आ जाए कि मैं राजनीतिक पार्टी इसलिए बना रहा हूँ कि मैं देश का भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता हूँ, देश की बेरोजगारी खत्म करना चाहता हूँ, देश की भुखमरी खत्म करना चाहता हूँ, देश के अंदर ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन करता कुछ नहीं। जैसे ही कोई आदमी आता है ईमानदार बन के, चाहे वो पार्टी बना के आए, चाहे किसी पार्टी में नेता बन करके आए, वो जैसे ही संसद भवन में या विधानसभा में घुसता है उसको उसी नीति पे काम करता है, उसकी विचारधारा वही हो जाती है। और वो भी वैसे ही जैसे बाकी के लोग लूट रहे हैं वैसे वो भी लूटने लग जाता है। वो भी सोचता है कि गंगा बह रही है, अपने भी हाथ धो लो, ये तो सब ऐसे हाथ धो रही है, तो अकेला आदमी तो गंगा जी को साफ कर नहीं सकता। अगर कोई ईमानदार नेता बन भी जाए, आ भी जाए, तो अकेला कुछ नहीं कर सकता। आज भी बहुत नेता ऐसे हैं राजनीति के अंदर, बहुत ईमानदार हैं, मगर वो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते, अगर वो कुछ करना चाहेंगे तो उसको या तो पार्टी से निकाल देंगे, या उसको टिकट नहीं देंगे, या उसको हरा देंगे, या उसको मरवा देंगे। तो इसलिए चाहकर भी जो ईमानदार नेता हैं वो कुछ कर नहीं पाते। ये सब सिर्फ क्रांति के माध्यम से, क्रांति के रास्ते पर चल के और आंदोलन के रास्ते पर चल के ही संभव हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां बना के, राजनीति में टिकट लेकर के एमपी एमएलए बन के कभी भी संभव नहीं हो सकता है। ना आज तक हुआ, ना होगा। अगर भारत को वाकई में ही एक अखंड भारत बनाना है, एक स्वावलंबी भारत बनाना है, एक विकसित भारत बनाना है, तो हम सबको मिलकर पुनः, जिस प्रकार से हमारे क्रांतिकारियों ने 1857 में देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांति की और देश को आज़ाद करवाया, जैसे 1905 में गांधी जी ने, लाला लाजपत राय ने, लोकमान्य तिलक ने, इन लोगों ने जो क्रांति की थी स्वदेशी के लिए, स्वदेशी को अपनाने के लिए, स्वदेशी को लागू करने के लिए और विदेशी कंपनियों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए, इसी प्रकार से आज हमको फिर विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना होगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा और देश में स्वदेशी कंपनियों को चालू कराना होगा और देश में स्वदेशी को अपनाना होगा। इसलिए हम इस रास्ते पर चल के हम स्वदेशी और स्वराज्य ला करके हम भारत को एक सशक्त राष्ट्र बना सकते हैं, एक अखंड भारत बना सकते हैं, एक विकसित भारत बना सकते हैं। और इसके लिए हमको क्रांति करनी पड़ेगी, और क्रांति का एक ही तरीका है, क्रांति करने का एक ही माध्यम है कि जो भी लोग इस भारत को चाहते हैं, विकसित देश देखना, प्रगतिवान देश देखना, सशक्त भारत और एक समृद्धशाली राष्ट्र देखना चाहते हैं, तो वो युवा वॉलंटियर इस राजनीति का हिस्सा बने, इस मुहिम का हिस्सा बने, इस आंदोलन का हिस्सा बने। जब तक क्रांति नहीं आएगी, जब तक कोई आंदोलन नहीं होगा, देश में कोई बदलाव नहीं हो सकता। न तो देश की शासन व्यवस्था में बदलाव हो सकता है, न देश की राजनीति में बदलाव हो सकता है, न कभी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, न भुखमरी खत्म हो सकती है, न बेरोजगारी खत्म हो सकती है, और न काला धन रुक सकता है। ये जो काला धन का जो फ्लो है वो ऐसे होता रहेगा। पार्टियां कोई भी आई, कोई भी जाएं, जिस दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियां हमारे देश के अंदर रोज नई नई पार्टियां बनती है, उनका सबका एक ही नारा होता है कि एक बार हमको मौका दो, हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, हम देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं उन राजनीतिक पार्टियों से, या पुरानी हो या नई हो, जो नए आते हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आपको देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा करें तो राजनीति का रास्ता क्यों चुनते हैं? दूसरे भी रास्ते हैं, आरएसएस भी काम कर रहा है। मैं आरएसएस का, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए इस वीडियो के अंदर, लोग सोचेंगे कि आरएसएस का आदमी है। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष एक राष्ट्रवादी हूँ। तो एक क्रांति के रास्ते से भी हम एक ऐसा, एक परमानेंट, एक ऐसा आंदोलन का एक ग्रुप बनाए, एक आंदोलन पार्टी बनाए, एक पार्टी ग्रुप में, जैसे राजनीतिक पार्टी होती है, ऐसे ही प्रकार से एक हम ऐसा दल बना दें जिसको आंदोलन, वो हमेशा आंदोलन ही करे पार्टियों के खिलाफ। जो पार्टी गलत काम करेगी उसके खिलाफ उसी पॉइंट पे आंदोलन शुरू, उसी नाम की क्रांति शुरू, ताकि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक नेता या कोई भी अफसर गलत काम करने की सोचे ही नहीं। वो जैसे गलत काम करे उसको उसी टाइम पकड़ के धार पे धर दो।
तो ये सब क्रांति से संभव हो सकता है। राजनीतिक दरवाजे पे की चौखट पे जा करके हम ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक जब तक संसद और पार्लियामेंट में लोग नहीं जाते हैं, जब तक बाहर क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे आग उगलते हैं, ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं, न जाने क्या कर डालेंगे। अगर फिर उसी व्यक्ति को अगर हम चुन करके अगर हम विधानसभा में या लोकसभा में या संसद में भेजते हैं, तो वो अंदर जैसे जाता है वो अंदर वालों जैसा हो जाता है, क्योंकि वो तंत्र जो बना हुआ है, जो अंग्रेजों का जो सिस्टम बना हुआ है, वो ऐसा बना हुआ है, जो अंदर जाएगा वो अंदर का होकर रह जाएगा, वो बाहर की बात नहीं करेगा अंदर जाके। और क्रांति जब भी कभी होगी संसद के बाहर होगी, संसद के अंदर कोई क्रांति नहीं हो सकती। कोई कहेगी मैं नेता बन के, एमपी बन करके मैं या विधायक बन के मैं अंदर जाके विधानसभा में या संसद में जाके पार्लियामेंट में जाके क्रांति करूंगा, वो असंभव है। क्रांति जब भी होगी संसद के बाहर होगी, और जब तक क्रांति नहीं होगी, जब तक देश में ना तो शासन व्यवस्था में बदलाव आएगा, न राजनीति में बदलाव आएगा, न कानूनों में बदलाव आएगा, न शिक्षा नीति में बदलाव आएगा, न टैक्स में बदलाव आएगा। ये सरकारें ऐसे चलती रहेंगी, ये राजनीतिक पार्टियां ऐसे आपको हमको लूट के अपना घर भरती रहेंगी और उल्लू बनाती रहेंगी, और हर 5 साल के बाद में आती रहेंगी और ऐसे वादे करती रहेंगी और चलती रहेंगी, और हम बेवकूफ़ बन के ना दारू की बोतल 100 रुपये 5 रुपये में वोट देते रहेंगे, ऐसे बिकते रहेंगे। हम अपना वोट की कीमत भी नहीं समझते हैं कि हमारे वोट की कीमत क्या है। कम से कम अपने वोट की कीमत तो जान सकते हैं कि हमारी वोट की कीमत क्या है। हमारा एक वोट किसी भी पार्टी को सत्ता में बैठा सकता है, एक वोट हमारा किसी पार्टी को सत्ता से उतार सकता है, इतना पावर है हमारे एक वोट का। लेकिन जनता इसको समझना नहीं चाहती है। अगर देश में वाकई देश में बदलाव लाना चाहते हैं, देश में क्रांति लाना चाहते हैं, और देश में शासन व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, देश में जो राजनीतिक जो गंदगी भर गई है इसको अगर खत्म करना चाहते हैं, राजनीतिक सफाई करना चाहते हैं, तो क्रांति के रास्ते पर चलना होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो क्यों नहीं आज ही क्रांति का रास्ता अपना ले, ताकि आगे और अनर्थ होने से हम देश को, राष्ट्र को, समाज को बचा सकें। तो आज के में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।